गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या दिव्य दृष्टि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज का नया चैप्टर है महान्यायवादी और सीएजी। तो आइए देखते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, अटॉर्नी जनरल देता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, भारत का महान्यायवादी पद धारण करता है। भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी। अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के विषय में सही है। तो आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो है भारत के अटॉर्नी जनरल को या महान्यायवादी को। भारत का महान्यायवादी 1. लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। 2. लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। 3. लोकसभा में बोल सकता है। सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी या न्यायिक सलाहकार, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। ए. उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी. उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी. सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी. आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी. सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक या सीएजी के कार्यकाल का महत्व है। तो 1. सीएजी के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। 2. सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का।
1971 का संशोधन यानी महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। लोक वित्त सरकार के विषय में क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय स्वशासन। अगला चैप्टर है वरीयता अनुक्रम। तो आइए देखते हैं। अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। भारत में मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगला चैप्टर है संसद। तो आइए देखते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026 तक। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई 31वें संशोधन में। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किसकी जनगणना के आधार पर या किस सन के जनगणना के आधार पर हुआ है? तो 1971 के जनगणना के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती है, जनसंख्या आधार पर होती है। इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर और मेघालय, इन तीनों राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इन राज्यों में नहीं किया गया है। इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो वो है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। अगला है नोट। अनुच्छेद 303(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थी। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 और 7 है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित कर सकता है यदि वह
इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 सदस्यों का राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। 7वां तथा 31वां संवैधानिक संशोधन। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल होता है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश की। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व है तो लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। लोकसभा के स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है तो 25 सही सुमेलित है, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ प्रतिनिधित्व। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11 और पश्चिम बंगाल में 42। नोट: ज्ञाता भी है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने पर इसके मध्य सीटों का विभाजन हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा से। राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल 1 सीट है, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उन्नाव। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है 70 लाख रुपए। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई 13 मार्च 1991 को। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए फरवरी 1998 को। कथन ए: लोकसभा का नेता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष चयनित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तब। संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100 में कहा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया जीवी मावलंकर द्वारा लाया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं और लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष एम थाम्बी दुरई ये प्रश्नकाल के दौरान थे। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे पीए संगमा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इनकी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। तो वर्ष 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशियां बढ़ाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं। लोकसभा का चुनाव सामान्य वर्ग द्वारा 25,000 रुपये, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग द्वारा 12,000 रुपये, 12,500 रुपये, 12,500 रुपये और राज्य विधानसभा सामान्य वर्ग द्वारा 10,000 रुपये, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग द्वारा 5,000 रुपये जमानत राशि रखी गई। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है। द्वितीय वाचन में निम्न शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है। पहला, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निस्तारीकरण अथवा संशोधन के संबंध में और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। अगला चैप्टर है संसद। तो आइए देखते हैं। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहले किए जाते थे, अब 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, नरगिस दत्त। राज्यसभा के संदर्भ में कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है। तो 1, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। 2, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। 3, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प हो। तो वो है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है। 1, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। 2 है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। दोनों ही सही है। वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249 भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, सही सुमेलित है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 18, महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 है, कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें 16 है। अगला है, तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 तथा तेलंगाना में 7 हैं। 7 नहीं 17 हैं। लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7। राज्यसभा का अध्यक्ष उपसभापति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं वेंकैया नायडू। तो ये प्रश्नकाल के दौरान था क्योंकि ये 2017 में थे। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में सही है। तो 1, उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। 2, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। अगला है,
राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है 250। राज्यसभा की धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात होगा। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा के विषय में सही है। 1, यह भंग नहीं की जा सकती है, और 2, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला चैप्टर है संसद, तो आइए देखते हैं। कथन ए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण आर, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 1 वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। भारत के संविधान में कथित है 1, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। 2, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों में मिलकर बनेगी। अगला है, भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद का अनन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति अनन्य भाग नहीं है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है तो पहला अध्यक्ष और लोकसभा, दूसरा उपाध्यक्ष लोकसभा, तीसरा महासचिव लोकसभा, चौथा अध्यक्ष राज्यसभा। अगला है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है लगातार 60 दिन तक। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा तो राज्यसभा का। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। सही कथन है, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। 1, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। 2, संबंधित राज्य की सहमति से। 3, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो रहने की अवस्था में। 4, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित हो। अगला है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कोई भी कानून बना सकती है तो बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद। धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। वह प्रक्रिया विधि है। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा तक। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत।
कथन सही है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती 14 दिनों तक। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिनों के अंदर। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करेगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। सही कथन है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में स्वीकृत है। 2. लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। 3. भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग या निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है दोनों में से संसद के एक पटल पर। कथन सही है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। सही है। सही कथन है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संसद को आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। धन विधेयक के बारे में सही है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सही कथन है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि या आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही कथन है। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।
भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां हैं। 1. संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। 2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। 3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। 4. संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। अगला है संघीय बजट की तैयारी और उसे पसंद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है आर्थिक कार्य विभाग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई। व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर के साथ आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान या संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच अंतर है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है अनुदान के अनुरोध के रूप में। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा में सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। 1. बजट का प्रस्तुतिकरण। 2. बजट पर चर्चा। 3. विनियोग विधेयक को पारित करना। 4. वित्त विधेयक को पारित करना। अगला है संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। 2. ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। 3. राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर। 4. धन विधेयक पर। अगला क्वेश्चन है संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में कथन सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव को। तारांकित प्रश्नों के विषय में सही है। 1. उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। 2. पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था 13/5/2002 को। वह कौन राष्ट्रपति नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया? विट्ठल भाई पटेल। सही कथन है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सही कथन है 1. लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं।
2. संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। 3. विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है आकलन समिति में। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय या कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण। लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के। लोक लेखा की संसदीय समिति नंबर 1 सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है। 2 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। सही सुमेलन इस प्रकार है। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, विभागीय समितियां, स्टैंडिंग समिति। राज्यसभा के सदस्यों के संबंध नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जा सकता एस्टीमेट्स कमेटी से। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है लोकसभा के सदस्यों से। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। संसदीय समिति गठित की गई है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलनों के बारे में। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे PC चाको। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। अगला संसद से चैप्टर पार्ट 4 चलेगा, तो अगला वीडियो नेक्स्ट में देखें। तब तक के लिए जय हिंद।